Hello everyone. Today we are coming with our next unit, that is the new unit, unit 3. Okay. So in this unit we have to discuss about the okay unit 3 का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है. ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ लेक्चर 1. सो यूनिट 3 का नाम क्या है? हीट एंड ऑप्टिक्स. ओके, तो इसमें हीट पहला पार्ट हम अभी हीट ही स्टडी करने वाले हैं. ओके, ऑप्टिक्स पार्ट पे हम नेक्स्ट टाइम ओके बाद में जाएंगे. ओके, तो हीट में क्या है, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं कि हीट एंड टेम्परेचर. ये चीज़ कि हीट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हीट एक्चुअल में क्या होता है, देन टेम्परेचर क्या रहता है वो देखेंगे. ओके, दोनों को रिलेट करेंगे हम. ओके, इनका यूनिट डेफिनेशन हो गया, ऑल दिस थिंग्स किससे मेज़र किया जाता है. ओके, वो सब हम स्टडी करेंगे आगे आगे. नाउ तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमारा स्लाइड है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स हीट का इंट्रोडक्शन. तो हीट एक्चुअल में होता क्या है. ओके, तो हीट इज़ अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो एक तरह की एनर्जी रहती है. एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी क्या रहता है. ओके, तो हीट भी एक तरह की एनर्जी है. इसलिए एनर्जी का जो यूनिट रहेगा वही हीट का यूनिट रहेगा. एनर्जी का जो डायमेंशन रहेगा वही हीट का भी डायमेंशन होगा. फॉर्मूला वगैरह सब सेम रहेगा उसका. ओके, क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी हमें मालूम है कि एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सिर्फ उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको भेज सकते हो. क्या ऐसा रहता है. तो हीट वैसे रहता है. हीट एनर्जी possessed बाय ए बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. तो क्या रहता है, हर एक बॉडी हमें मालूम है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी जाती है. तो पार्टिकल्स के अंदर भी छोटे छोटे और रहेंगे, उसे डिवाइड करके तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो मॉलिक्यूल से बॉडी बनती है. तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन रहता है, ओके, वो मोशन के वजह से उसमें एनर्जी क्रिएट होती है. वो उस एनर्जी को के वजह से वो एक दूसरे पे फिर कोलाइड होना चालू होते हैं. तो वो एनर्जी रहती है, उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी रहती है. और इसी काइनेटिक एनर्जी के वजह से हीट बाहर पड़ती है. उसमें से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसी एनर्जी को क्या बोला जाता है, हीट एनर्जी. ओके, तो इसीलिए बोला है हीट एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी के वजह से हमें हीट एनर्जी मिलती है. ओके ना. तो ये रहता है कि बॉडी के अंदर जो हीट क्रिएट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर का मोशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एक दूसरे पे कोलाइड होना चालू होते हैं. तो इसलिए वो टाइम पे क्या निकलता है, हीट निकलता है. तो इसलिए उसे क्यों बोला जाता है, हीट एनर्जी possessed बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीट एनर्जी फ्लोज. ओके, ये दो हो गए. सेकेंड ये हो गया. थर्ड, ओके, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर. हमने देखा होगा हीट कैसे फ्लो होता है, कभी भी हाई बॉडी से लो बॉडी में. ओके ना. कभी भी आप देखोगे कोई भी गर्म चीज़ है, ओके, उस गर्म चीज़ को ठंडी चीज़ पे रख दो तो हीट कैसे, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद दोनों का भी टेम्परेचर सेम हो जाता है. दोनों के में भी सेम हमें दिखना लगता है, दोनों हमें सेम फील होते हैं. ओके, क्यों होता है वैसा, क्योंकि हीट फ्लो हो गई, जिसमें ज़्यादा हीट थी वहाँ से कम हो गई वो. ओके, इस तरह से. तो हीट वैसे फ्लो होती है. कभी भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे कभी भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होते रहता है. ओके, उसे वही चीज़ रहती है. इसलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारे फ्रिज के अंदर जो बर्फ़ रहता है, ओके ना, उसका टेम्परेचर सबसे कम रहेगा. ओके, और हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा. ओके, तो उस बर्फ़ को जब आप रूम में लेके आते हो, ओके, निकाल देते हो फ्रिज के अंदर से, रेफ्रिजरेटर के अंदर से, ओके, उसको बाहर निकालते हो. बाहर निकालने के बाद खुद कुछ टाइम के बाद वो अपने आप पिघल के पानी हो जाता है. क्यों होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है. टेम्परेचर जब तक कम है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चाहिए तभी जाके वो बर्फ़ फ्रीजिंग के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर का. तो तभी वो वहाँ पे बर्फ़ के आइस के फॉर्म में रहेगा. ओके, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वो फिर से वाटर के फॉर्म में आ जाएगा. ओके, तो ये चीज़ होती है. क्यों होता है वैसा, क्योंकि वो हीट बाहर निकालता है. ओके, हीट उसके अंदर आ जाती है. वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट फ्लो हो रही है. ओके, तो वही चीज़ होती है वहाँ पे. हाई टेम्परेचर में जो हीट है वो हीट लो टेम्परेचर के तक जाती है और वो दोनों का टेम्परेचर वहाँ पे इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करती है. ओके, वहाँ पे सेम टेम्परेचर लाने की कोशिश करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है. ओके, पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे टेम्परेचर दोनों का भी सेम हो जाता है. उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि इक्वल हो गया ना वहाँ पे, इसलिए.
तो हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, हीट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, जो एक्चुअल में मास पे डिपेंड करती है, उस बॉडी के एक्चुअल जो मास के अंदर मास है उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है उस पर वो डिपेंड करती है, उसको बोला जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हीट एक तरह की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए क्या हो गया, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉइल 1 लीटर एंड 20 लीटर वाटर इज डिफरेंट। ओके, तो हीट एनर्जी जो 1 लीटर पानी को गर्म करने के जितना हीट लगेगा वो, और 20 लीटर के लिए वो दोनों भी अलग अलग रहेगा। ओके, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव मतलब क्या, जो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, तो उसका अगर ज़्यादा है या कम है। ओके, ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो अलग आएगा, और दूसरा अगर कम क्वांटिटी ले रहे हैं तो अलग रहेगा। तो अगर तो ऐसा चीज़ हो रही है तो एक्सटेंसिव बोलेंगे। और अगर कितना भी मास है, कितना भी वेट है, और तो भी मैटर नहीं करता, उसकी वैल्यू वही आ रही है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटेंसिव। ओके, तो हीट हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ है, इसे याद रखो, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हीट इज एन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आएगा। ओके, तो देखो हीट का यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है, हाई टेम्परेचर से लेके लो टेम्परेचर जा रही है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सोर्सेज ऑफ हीट। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, तो हीट का सोर्स क्या है, कहाँ से हीट आ सकती है। ओके, हीट कहाँ से जनरेट होगी। ओके, एक्चुअल में हीट क्रिएट हम नहीं करते। ओके, वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो कौन से फॉर्म से वो निकलनी चालू होती है हीट, तो वो लिखा है कि कहाँ उसका सोर्स हो सकता है हीट का। ओके, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक आदमी दिखाया गया है। ओके, जो एक्चुअल में गर्मी से बेहाल हो गया है पूरा। ओके ना, वो क्यों हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट सोर्स तो यहाँ पे ही पता चल रहा है। देखो ये क्या है, सन है। तो जो हमारा सन है, ओके, जिसके अंदर से सनरेज निकलते हैं, ओके, उसमें भी हीट बहुत होती है। ओके, हम जानते ही है, समर के टाइम पे अगर अबाउट 12 नून, ओके, अगर हम बाहर निकलते हैं रोड से, ओके, तो हमें पता है कि वो टाइम पे हमें हीट फील होती है एक्चुअल में। ओके, पूरा गरम हो जाता है, पूरा गर्माहट वहाँ पे फील होती है, तो उसी को बोला जाता है एक्चुअल में हीट। ओके, वही चीज़ होती है हीट। तो सन वहाँ से हीट पहले निकलता है, तो सबसे मेन सोर्स सन ही है। ओके, हीट का, क्योंकि यहाँ से जो हीट मिलती है वो एक्चुअल में किसी भी तरह का उस पर खर्चा नहीं है। ओके, ईजीली निकलती है, उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, और उस पर हम ये भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह का एक्सपेंस भी नहीं है। ओके, ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सन के थ्रू जो हीट मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, तो ये एक पॉइंट हो गया इसमें। देन नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, एक सेकेंड है कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो होते हैं हमारे, जो मतलब क्या रहता है कि इलेक्ट्रिकल हीटर्स का काम क्या रहता है, एक्चुअल में हीट क्रिएट करना, तो मतलब हीट वहाँ पे जमा करना। ओके, तो ये कहा रहता है कि अभी इंडिया में इतना नहीं रहता, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में आप देखोगे कि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। बर्फ़ गिरने की वजह से क्या होता है, बाहर का रूम टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। टेम्परेचर अगर कम है तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, तो बॉडी को गर्म करने के लिए और घर को पूरा गर्म करने के लिए वहाँ पे हर एक के घर के अंदर हीटर्स रहते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स रहते हैं। वो क्या करते हैं, पूरा घर का टेम्परेचर कम कर देते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर्स वो काम देते हैं। ओके, जैसे एसीज भी रहते हैं, एयर कंडीशनिंग रहते हैं, जो हॉट एयर एसी भी बोलते हैं उसको। ओके, जो गर्म हवा फेंकते हैं एक्चुअल में। ओके, तो ये रहता है इलेक्ट्रिकल हीटर्स का भी वही पर्पज़ है। तो इसमें क्या है, हीट निकलती है, वो यूज़ होते हैं। ओके, हमारे पर्पज़ के लिए। देन नेक्स्ट क्या होता है, हीट और किससे निकलती है, फ्यूल्स से। फ्यूल से हीट निकलती है, मतलब हमें पता ही है वो कंबशन के लिए यूज़ होता है फ्यूल, जो पेट्रोल रहता है हमारा, डीजल रहता है, और बाकी के भी अलग अलग टाइप के जो ऑयल्स रहते हैं, फ्यूल्स रहते हैं। तो वो क्या, गाड़ी के अंदर वो हीट क्रिएट करते हैं, और उसी हीट मतलब जो एनर्जी रहती है, उस हीट एनर्जी को एक्चुअल में हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब फ्यूल्स को क्या होता है, वहाँ पे गर्म होता है वो, तो वो वहाँ पे बर्निंग स्टार्ट करता है, मतलब कंबशन स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से हीट निकलती है, और उस हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर क्या करती है, जो इंजन रहता है, उसके शाफ्ट रहते हैं, उनको घुमाने का काम करते हैं। ओके, उसको वहाँ पे घुमाने का काम करता है, इसलिए हमारा जो व्हीकल रहता है वो उससे घूमता रहता है। ओके, ये चीज़ आप थर्मोडायनामिक्स में स्टडी की होगी। ओके ना, जो ये रहता है कि इंजन्स रहते हैं, अलग अलग इंजन्स जो घूमते रहते हैं,
तो उनको वहाँ पे वही चीज़ होती है कि हीट एनर्जी का कन्वर्जन वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ओके, और वो एक्चुअल में हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं ये फ्यूल्स का। तो ये भी एक्चुअल में हीट का ही सोर्स है। देन नेक्स्ट क्या है, गैसेस। ओके, अलग अलग फॉर्म की गैसेस भी रहती है, तो इसमें भी यही आएगा, फ्यूल्स का भी फॉर्म आ सकता है। ओके ना, तो अलग अलग टाइप की गैसेस मतलब कैसा, आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स जानते होंगे। ओके ना, जो एटॉमिक न्यूक्लियर्स और एटॉमिक एनर्जीज रहती है या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे रहते हैं। ओके ना, डोम्स जैसे ऐसे। तो इसमें क्या रहता है, इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, तो इसके अंदर से रेडिएशंस या फिर हार्मफुल गैसेस भी रहती है कुछ कुछ। ओके, जिसके वजह से भी हीट बहुत क्रिएट होता है। ओके, या फिर आप जानते होंगे कि एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर भी एक गैस रहता है CFC। ओके, तो ये क्या रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे बोला जाता है। तो ये कार्बन एक्चुअल में हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। ओके ना, तो ये एक्चुअल में उसमें से निकलते हैं, और एनवायरनमेंट में जाने की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर जो है, जिसके वजह से सन के थ्रू जो हार्मफुल रेज निकलती है उनसे वो बचाते हैं हमको, ओजोन लेयर। तो वहाँ पे एक्चुअल में डिप्लीशन हो रहा है, तब वहाँ पे ऐसा ये हो रहा है। ओके, होल जैसा क्रिएट हो रहा है। बट एक्चुअल में ये अभी नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, लॉकडाउन के टाइम पे ये ओजोन लेयर का जो ये होल था, ये पूरी तरह से अभी क्या हो गया, भर गया है। ओके ना, बट जिस तरह से वापस पॉल्यूशन अभी स्टार्ट हो गया है, तो वापस वहाँ पे होल क्रिएट हो सकता है ना, ये भी बोला गया है। ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है इसमें, तो वो चीज़ रहती है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये कार्बन के वजह से अभी आप देखोगे कि बॉम्बे के जो पर्सन्स है, ओके, बॉम्बे के जो पीपल्स है, उनके यहाँ पे ठंडी नहीं लग रही है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी यहाँ पे हमें फील हो रही है। ओके, उधर अगर आप कोई रह रहा है तो उनको पूछोगे तो वो बोलते हैं कि इतनी ठंडी नहीं है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट में उनके यहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा है। कार्बन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे हीट ज़्यादा होती है। ओके, हीट वहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाती है, हीट वहीं पे रुकी रहती है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये एक्चुअल में चीज़ है, बॉम्बे में गर्मी क्यों इतना लगती है। ओके ना, वो चीज़ है। और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, बट उसका एक कॉमन रीज़न ये है। ओके, बाकी तो बहुत सारे और भी रीजंस होंगे कि वहाँ पे वो उतना ये भी नहीं देता है, क्राउडेड एरिया भी बहुत ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी बहुत होगी। फिर देन वहाँ पे ट्रीज़ भी नहीं है, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज़ है वहाँ पे, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं ना वहाँ पे, वो चीज़ें हैं। तो वो सब फैक्टर्स वहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ हीट। तो हीट का डेफिनेशन क्या होगा, देखो, तो हीट का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने बताया था, पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से हीट वहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाती है, क्रिएट होती है, उसको बोला जाता है हीट। तो यूनिट ऑफ हीट क्या रहेगा, जो एनर्जी का यूनिट रहेगा वही हीट का यूनिट रहेगा, मैंने बोला था। तो ऐसा यूनिट इसका जूल है। और CGS यूनिट अगर हम देखें तो इसका CGS यूनिट है कैलोरी, जो कैल से दिखाया जाता है। और इसका MKS यूनिट है, वो उसका किलो कैलोरी रहता है। ठीक है, और जो डायमेंशन रहेगा, वो जो एनर्जी का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन इसका भी रहेगा। तो कितना है, LMT के फॉर्म में लिखा है, लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में। तो कितना होगा, L2 M1 और T-2। ओके, तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन होगा हमारा, हीट का डेफिनेशन है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो, हीट के वजह से यहाँ पे ये ऐसे पानी पीते वक्त मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी अंदर होने होती है। तो इसलिए हमें कभी भी अगर ज़्यादा हीट से जाता है तो हमें वहाँ पे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो एक इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो इसलिए बॉडी को वापस हाइड्रेट करने के लिए उसके अंदर हमें इनटेक ऑफ वाटर चाहिए। ओके ना, पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे हमें प्यास लगती है। तो ये चीज़ होती है। नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो डेफिनेशन देखो, अलग अलग टाइप की डेफिनेशन है। ओके, वो सब अभी स्टडी करेंगे जो रिलेटेड टू हीट है। तो 1 कैलोरी जो है यूनिट है हमारा। तो 1 कैलोरी की डेफिनेशन क्या है, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। मतलब क्या होगा कि हमारी जो हीट है
कितना अमाउंट लगेगा उसका हीट का टेम्परेचर को 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है 1 कैलोरी। ओके, ऐसा रहेगा 1 कैलोरी का डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी। ओके, 1 ग्राम ऑफ वाटर है जो 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस वो लाने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। ओके, कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा ये टेम्परेचर हमें इंक्रीज़ करने के लिए, तो कितना होगा उसको बोला जाता है 1 कैलोरी। ओके, 1 कैलोरी का इक्वल टू कितना होगा 4.186 जूल। ओके, दिस इज नियरली इक्वल टू 4.2 जूल। ओके ओके, तो इसको बोलेंगे 4.2 जूल्स। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं 1 कैलोरी। तो कैलोरी का डेफिनेशन क्या होगा, देखो 1 कैलोरी हो गया 1 किलो कैलोरी। अभी किलो कैलोरी का डेफिनेशन वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ओके, तो क्या होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। ओके, पहले इसमें 1 ग्राम था तो यहाँ पे लिखा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 किलो कैलोरी। ओके, तो मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर अगर हमने कंसिडर किया है और उसका अगर टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ओके, तो वो टाइम पे हमें कितना हीट लगेगा रिक्वायर्ड होगा, उसी को एक्चुअल में बोला जाता है 1 किलो कैलोरी। ओके, उस हीट को बोला जाएगा 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। और 1 किलो कैलोरी जो है हीट, ओके, तो वो कितना होगा इक्वल टू, उसकी वैल्यू हुई 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4186। ओके, 4186 जूल विच इज़ नियरली इक्वल टू 4200 जूल्स। उसको 4200 जूल से भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जो ऊपर का और नीचे का सेम ही था वो से भी ये किलो कैलोरी में है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है 1 जूल का डेफिनेशन। ओके, 1 जूल हमने पहले भी इसमें देखा होगा। ओके, सो क्या लिखा है देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1/100 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, ओके, इज कॉल्ड एज 1 जूल। ओके, तो क्या होगा 1 जूल का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1/100 होगा यहाँ पे। ओके, ग्राम ऑफ वाटर थ्रू ए 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज 1 जूल। ओके, ये चीज़ होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी हीट हो गया, अभी टेम्परेचर वाला देखते हैं। ओके पार्ट, ओके, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस देखो। तो टेम्परेचर आपको मालूम होगा, अगर आपको कभी बुखार आता है तो ये इस तरह का देखो एक थर्मामीटर जैसा यूज़ करते होगे, इसे थर्मामीटर बोला जाता है, जिसके अंदर एक्चुअल में मर्क्यूरी रहता है। ओके, तो जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। ओके, डॉक्टर्स चेक करते हैं, अभी घर पे भी आजकल सबके पास अवेलेबल रहते हैं बहुत लोगों के पास। तो इससे क्या होता है आपको आपके बॉडी का टेम्परेचर मालूम पड़ता है कि वो ज़्यादा बढ़ गया या कम है। ओके, तो उसको एक्चुअल में टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, इसमें हम टेम्परेचर देखते हैं। तो इसका देखो क्या है एक्चुअल डेफिनेशन क्या है टेम्परेचर का, तो इसको क्या बोलते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। ओके, तो क्या रहता है बॉडी का जो हॉटनेस है मतलब जितना गर्माहट है वो, और कोल्डनेस मतलब कितना कोल्ड है बॉडी वो। ओके, तो उसी को एक्चुअल में बोला जाता है उसका टेम्परेचर। ओके, तो बॉडी कितनी गर्म है या फिर ठंडी है, ओके, वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसका मतलब क्या पूरा ठंडा होना चाहिए, वहाँ पे बॉडी ठंडी होगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत वहाँ पे गर्मी होगी, मतलब हॉटनेस वहाँ पे बढ़ेगा। तो वो चीज़ रहती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। मतलब हम कितना हॉट है और कितना कोल्ड है उसको मेज़र करने के लिए कोई यूज़ करेंगे, उस चीज़ को बोला जाता है टेम्परेचर। ओके, उस क्वांटिटी को बोला जाता है टेम्परेचर, जो एक्चुअल में मेज़र करती है कि बॉडी एक्चुअल में
हॉट है या फिर कोल्ड है। ओके, हॉटनेस और कोल्डनेस उसका अगर मेजर करना है तो हमें उसके लिए कुछ क्वांटिटी चाहिए। तो वो क्वांटिटी कौन सी है? टेम्परेचर। ओके, देन क्या बोला गया है कि टेम्परेचर इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। ओके, तो टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर एक्चुअल में क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मीनिंग क्या है कि जो एक्चुअल में मास पे डिपेंड नहीं करता, बॉडी के अंदर कितना मास है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ 1 लीटर एंड 20 लीटर वाटर इज सेम। मतलब अगर हमें कोई पानी लिया, हमने उसको बॉईल करना है हमें, तो उसका टेम्परेचर, अगर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो एक्चुअल में उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो 1 लीटर है या 20 लीटर है। दोनों भी उतना टेम्परेचर अचीव करने के बाद वो अपने आप बॉयल हो जाएंगे। मतलब कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना ही है। ओके, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही है वो, इसलिए तो ये चीज़ होगी वहाँ पे। देन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का? डिग्री केल्विन या फिर केल्विन बोलते हैं उसको। ओके, ये ऐसा यूनिट रहता है टेम्परेचर का मेन, के केल्विन। इंडिया में हम तो डिग्री सेल्सियस पे देखते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट जो रहता है ना, जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में हम स्टैंडर्ड मानते हैं, उस यूनिट, वो टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन का। ओके, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के डायमेंशंस कौन से होते हैं? L0, M0, T0, K। ओके, क्योंकि इसके फॉर्मूला में कुछ आता ही नहीं है, लेंथ नहीं, मास नहीं और टाइम नहीं, इस तीनों पे भी वो डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसके टेम्परेचर पे वो अलग ही क्वांटिटी है। इसलिए क्या हुआ, के सेपरेटली इंक्लूड कर दिया है यहाँ पे डायमेंशन के इसमें। ओके ना, तो ये चीज़ रहती है टेम्परेचर के लिए। ओके, टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और हीट में क्या था, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। और यूनिट्स भी अलग अलग है दोनों के भी, डायमेंशन अलग होने लेंगे। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, देखो इनका एक्चुअल डिफरेंस देखते हैं, हीट और टेम्परेचर का। ओके, 1 बाय 1 हर एक पॉइंट इसका स्टडी करेंगे। तो हीट में क्या है, देखो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी possessed बाय ए बॉडी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, हीट एक्चुअल में एक तरह की एनर्जी है जो एक्चुअल में बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। किसके वजह से होती है वो, कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका जो मोशन रहता है उसके वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसके वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी क्रिएट होती है। देन टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर का डेफिनेशन था, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स टेम्परेचर। मतलब ऐसी क्वांटिटी है टेम्परेचर कि जिसके वजह से बॉडी को हॉट या कूल्ड, ओके, ये एक्चुअल में मेज़र किया जाता है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, ऐसा यूनिट क्या क्या है, हीट का ऐसा यूनिट है जूल, क्योंकि वो एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वही हीट का रहेगा। इन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट डिफरेंट है, वो क्या है, केल्विन। वो किसी भी और क्वांटिटी का ऐसा यूनिट ये नहीं देता है। ओके, सिर्फ टेम्परेचर का है, वो है केल्विन। देन हीट क्या है, हीट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है, जो एक्चुअल में मास पे डिपेंड करती है। ओके, उसके अंदर कितना मास है उस पर डिपेंड करती है। देन टेम्परेचर वैसा नहीं है, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मास पे डिपेंड ही नहीं करता, कितने अमाउंट का मास, कितना वेट लिया आपने, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, देन इट इज़ कॉज, इट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट। ओके, तो हीट जो है वो एक्चुअल में कॉज है। ओके, हीट खुद का ही है, खुद के वजह से ही होता है। और टेम्परेचर क्या है एक्चुअल में, इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के वजह से टेम्परेचर आता है, ऐसा है। ओके ना, देन हीट क्या है, इट इज़ मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। हीट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। एंड थर्मामीटर, जो टेम्परेचर मेज़र करना का इंस्ट्रूमेंट है, उसे क्या बोला जाता है, इट इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर, उसको थर्मामीटर बोला जाता है। ओके, जो हमने पहले एक फ़ोटो दिखाया था उसमें था ना, वो उसी को बोला जाता है थर्मामीटर। हीट क्या रहता है, वो इट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। तो क्या है, हीट एक्चुअल में क्या है, टोटल एनर्जी है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सिस्टम में उसकी। देन टेम्परेचर क्या है, इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम। तो जो टेम्परेचर है वो क्या है एक्चुअल में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, हीट देखो क्या है, हीट में और एक पॉइंट है, हीट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। मतलब हीट कैसे फ्लो होता है,
हाई टेम्परेचर जहाँ पे रहेगा वहाँ से बॉडी का जहाँ पे लो टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे, ओके, वो एक्चुअल में हीट फ्लो होगी। और कब तक फ्लो होगी? जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं होता, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता है, ऐसा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो वहाँ पे रुक जाएगी। देन टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ओके। तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या शो करता है कि हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो टेम्परेचर शो करता है, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे ऐड किया हुआ है, अलग अलग स्केल्स है देखो टेम्परेचर के, ओके। इसके फॉर्मूलाज हम लास्ट में स्टडी करेंगे। देखो इस तरह के फॉर्मूलाज रहते हैं। तो क्या रहता है? देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पे देखो, ये मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है। अभी पहला मैंने सेल्सियस ही कंसिडर किया, क्योंकि क्या होता है हमारे इंडिया में जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो सेल्सियस के लिए ही यूज़ करते हैं, ओके ना। लेकिन ऐसा यूनिट ये नहीं है, ऐसा ही केल्विन का है, ओके ना। ये स्केल ऐसा ही है। और फ़ारेनहाइट भी कुछ कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट भी यूज़ किए जाते हैं, वो हम लोग नहीं यूज़ करते। देन देखो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है कि हमारे फ्रीज़र जो रहता है फ्रिज के अंदर, उसके अंदर 0 से कम टेम्परेचर रहता है। इसके वजह से एक्चुअल में हमारा जो वाटर है वो फ्रीज होता है। फ्रीज होने का मतलब क्या? वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पे, जब 0 से कम उसका टेम्परेचर हो जाएगा तब, ओके। देन ये 0 से 100 का ये लेवल है, ओके। और जब 100 डिग्री बन जाएगा ना, 100 डिग्री मतलब बॉयल होता है वहाँ पे। जो बॉडी जो हमारा पानी जब हम गैस पे रखते हैं तो वो एक्चुअल में उबलना स्टार्ट होता है। तो उबलना वो कब स्टार्ट होता है? एक्चुअल में वो कभी भी नहीं होता, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम है। कब होता है वो? एक्चुअल में जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तभी वो एक्चुअल में बॉयल होगा, तब तक वो बॉयल नहीं हो सकता, ओके। ये चीज़ होगी। तो ये देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F-32/1/8 ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। ये सॉल्व करोगे तब आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। देन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, उसको सिर्फ ऐड करो 273.15 से, ओके। तो ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो रहता है हमारा वो केल्विन में होता है 273 डिग्री, क्या 273 उनका ऑलरेडी हो जाता है वहाँ पे 273.15 केल्विन हो जाएगा। और जो हमारा 100 रहता है वो 373.15 केल्विन होगा। और फ़ारेनहाइट में अलग ही यूनिट्स बनते हैं, वहाँ पे 32, यहाँ पे 212। तो ये एक्चुअल में क्या रहता है, जो बुखार आता है ना तो भी हम डॉक्टर हमें बोलता है कि आपका 100 डिग्री हुआ पे आपको बुखार है, इतना ही है। तो वो 100 डिग्री मतलब सेल्सियस में नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर हो गया तो आपकी बॉडी तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर भी तो बहुत वाटर रहता है, हमारे बॉडी के अंदर भी तो वाटर बहुत है, वो सब बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। वो डिग्री सेल्सियस में होता ही नहीं है, वो होता है फ़ारेनहाइट में। क्योंकि फ़ारेनहाइट ऑलरेडी आपका देखो यहाँ पे 100 पे तो ये 212 गया है, तो मतलब जहाँ पे वो 100 बोलते हैं वहाँ पे उसका कुछ टेम्परेचर 38 या फिर 40 के आसपास रहता है, ओके। तो वो 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री सेल्सियस ऐसे रहता है, ओके ना। नॉर्मली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 रहता है, 36.5 या फिर 37 रहता है, ओके। तो उससे थोड़ा सा 2-3 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं, ओके ना। ऐसा कुछ रहता है जब भी आपको बुखार आ जाता है तब, तो वो चीज़ रहती है। देखो सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, अभी हमें क्या देखना है, कुछ स्केल ऑफ टेम्परेचर देखने कि ये कैसे चेंज होते हैं, ओके। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर देखो कैसे है। सेल्सियस स्केल पहला देखते हैं, तो सेल्सियस जो हम यूज़ करते हैं वही डे टू डे लाइफ में। तो क्या है, ऑन दी स्केल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जो आइस जो मेल्ट वहाँ पे होता है, जहाँ पे आइस क्रिएट होता है ना, उसको मेल्ट बोलते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं उसका, आइस का, ओके। दोनों भी चलता है। तो वहाँ पे वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है ये पॉइंट पे। तो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, नॉर्मल प्रेशर है वहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज मार्क्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस। जहाँ पे आइस हमारा मार्क होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 100 डिग्री। और इतने ही प्रेशर पे जहाँ पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, ओके, उस टेम्परेचर को बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखो इधर मार्किंग है। तो ये चीज़ होती है हमारे सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में, ओके। एंड द इंटरनल बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। और ये दोनों के बीच में जो डिविजन्स बनते हैं, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है,
ओके। ये दोनों पॉइंट्स के बीच में 100 डिविजन्स बनाए जाते हैं, स्मॉल स्मॉल। ओके, हर एक डिवीज़न मतलब 1 डिग्री होता है। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस वो हर एक डिवीज़न बनता है। तो इस तरह से ये सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ओके, तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है, जहाँ पे वाटर एक्चुअल में बॉयल होता है, बॉयल नहीं, यहाँ पे फ्रीज होता है एक्चुअल में। ओके, तो उसको एक्चुअल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, कि जहाँ पे हमारा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, ओके ना, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हमारा वाटर पहुँच जाएगा तो वाटर का कन्वर्जन वहाँ पे आइस में हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वाटर को वहाँ का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे आइस बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। ओके, उसको हमने यहाँ पे कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे मार्किंग किया हुआ है हमारे स्केल पे। और देन हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हमारा जो वाटर रहेगा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बॉयल होना इसका मतलब क्या रहता है, वो एक्चुअल में लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर मतलब वो गैस में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे वेपर बोलते हैं या फिर गैस बोल देते हैं उसको, ठीक है ना, वो उसमें कन्वर्ट होगा। तो वो टाइम पे जो पॉइंट रहेगा, जिस टेम्परेचर पे होगा, उसको बोला जाता है एक्चुअल में, उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोला जाता है। ओके, तो ये मैंने समझ लो कि मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है। और जैसे ही हमें मिल गया दोनों पॉइंट्स, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अभी क्या करना है, दोनों के बीच में जितने भी डिविजन्स है सबको 100 डिविजन्स में उसको इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड कर दो। ओके, द इंटरवल बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स में उनको यहाँ पे डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे किया हुआ है 0 से लेकर 100 तक है, सब में देखो यहाँ पे दो लाइन्स किए हुए हैं, तो ये कितना 5 का डिस्टेंस है, 10 20 30 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। देन ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। तो हर एक डिवीजन क्या रहता है, 1 डिग्री का है, ऐसा बताया गया। ओके, यहाँ पे 1 डिग्री नहीं होगा, वो देखो ये अगर 100 डिवीजन बनाते हैं तो 1 डिग्री होगा, लेकिन ये एक्चुअल में कितना बनाया गया है, देखो यहाँ पे जो स्मॉल लाइन है वो 5 डिवीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बड़ी लाइन है वो 10 डिवीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके ना, तो ये एक्चुअल में कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस ऐसे स्केल रहेंगे, उसमें जो स्मॉल डिवीजन्स रहेंगे। तो मतलब ये वाला नहीं रहेगा अगर 100 डिवीजन्स में हम अगर उसको डिवाइड करते तो। ओके, तो ये चीज़ होगी, इसको बोला जाता है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का जो सेल्सियस में जो हम टेम्परेचर उसको मेज़र करते हैं, उसका जो स्केल रहता है उसको बोला जाता है सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमारे इंडिया में मोस्टली हम सेल्सियस में ही टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ओके, लेकिन इसका ऐसा यूनिट सेल्सियस नहीं है, ऐसा यूनिट है केल्विन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो और एक स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो क्या होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है कि जहाँ पे मतलब सालों साल वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही गिरती रहती है, इसलिए क्या होता है, उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो अगर सेल्सियस स्केल में उसका टेम्परेचर देखा जाए तो वो टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा। तो उन्होंने एक यहाँ पे स्केल क्रिएट की है। ओके, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ पे देखने के लिए, तो वो टेम्परेचर के लिए उन्होंने क्या फ़ारेनहाइट का एक बना दिया था। ओके, फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ पे क्रिएट कर दिया उन्होंने, तो वो इस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो गई है फ़ारेनहाइट स्केल। देखो ये फ़ारेनहाइट स्केल है वहाँ पे। ओके, तो वो उसमें क्या होने वाला है। ओके, तो देखो उन्हें इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ ने वहाँ पे एक्सेप्टेड है, अभी भी वो फ़ारेनहाइट स्केल ही यूज़ करते हैं। ओके, और जैसे हमारे कंट्री में डिग्री सेल्सियस का स्केल यूज़ कर रहे हैं वैसे। ओके, ऐसा यूनिट नहीं है ये, बट ये भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या रहता है, देखो ऑन द स्केल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस इज मार्क्ड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें एक्चुअल में क्या किया इन्होंने कि जो मेल्टिंग पॉइंट था आइस का उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में मार्किंग कर दी है। ओके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको मार्किंग किया गया है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और जो बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का उसको कहाँ पे मार्क किया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ओके, 212
डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको मार्किंग किया गया, और दोनों के बीच में फिर डिविजन्स बना दिए। ओके, और वो डिविजन्स भी कितने हो गए, द इंटरनल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिविजन्स। तो वहाँ के बीच में जो डिविजन्स बनाए गए वो 180 डिविजन्स बना दिए थे इक्वल डिस्टेंस के। ओके, और ईच डिवीजन इज कॉल्ड एज 1 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट, और हर एक डिवीजन को वहाँ पे बोला गया है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पे बोला गया है। ओके, तो ये चीज़ है डिग्री फ़ारेनहाइट की। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और जो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसका कितना बनता है, देखो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट वैसे बन रहा है। तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है मोस्टली 37 डिग्री सेल्सियस से होता है, तो वो टाइम पे फ़ारेनहाइट पे देखो 98 के आसपास दिखा रहा है। ओके, तो इसका मतलब वही चीज़ है कि जब भी डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है वे, तो ये सब फ़ारेनहाइट में रहता है। वो क्या आपको डिग्री सेल्सियस में थोड़ी बता रहा है, डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर जाएगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी। ओके, तो वो चीज़ रहती है, इसमें बताया जाता है। तो आपको यही यहाँ पे दिख रहा है, देखो ड्राई आइस का जो सॉलिड CO2 है उसका टेम्परेचर देखो -108 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, जो एक्चुअल में डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो -78 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। वैसे लिक्विड एयर रहेगा, लिक्विड एयर का भी टेम्परेचर बहुत कम है। देन एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर देखो जो -273 डिग्री सेल्सियस, तो उसका फ़ारेनहाइट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो कितना होता है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये चीज़ हो जाती है। सेल्सियस को ही दूसरा नाम था सेंटीग्रेड। ओके ना, तो फ़ारेनहाइट वो चीज़ रहती है। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबरिंग बढ़ जाता है, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट में, लेकिन स्केल बहुत बड़ा है। ओके, क्योंकि इसके डिविजन्स भी कितने 180 इक्वल डिविजन्स में किए गए थे। तो ये चीज़ है। तो ये हम मोस्टली यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये फिगर में आपको एक्चुअल में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का डिफरेंस यहाँ पे पता लग रहा है तुरंत। ओके, ऐसे ही अभी और एक देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम डिग्री केल्विन बोलते हैं या फिर के से डिनोट करते हैं, और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर इसको भी हम डिग्री मतलब ऐसे दिखाया जाता है। ओके ना, केल्विन को ऐसे, और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर रहता है ना उसको ऐसे दिखाया जाता है यहाँ पे ये। हाँ, ओके, एब्सोल्यूट ऐसे दिखाया जाता है। ओके, ये एक बनेगा, ये ऐसे, ये एक बनेगा। तो कैसे अभी देखो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर के डिग्री के, और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिग्री ए। ओके, तो क्या है ऑन दी स्केल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस स्केल में एक्चुअल में क्या रहता है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम कंसिडर करें द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइसिस, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है प्योर आइसिस मार्क्ड एट 273.15 केल्विन। ओके, डिग्री केल्विन। तो ये एक्चुअल में वहाँ पे पॉइंट है कि जहाँ पे आइस मेल्ट होता है। ओके, मेल्ट मीन्स फ्रीज होता है वहाँ पे। ओके, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ पे, कि उस या फिर मतलब उस पॉइंट के आगे जैसे ही जाएगा तो वहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, कि उससे कम होगा तो तुरंत फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में उसका कितना मार्किंग है 273.15 डिग्री केल्विन। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मार्क्ड एज 373.15 केल्विन। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा जो डिग्री सेल्सियस का था जो स्केल था उसमें सिर्फ +273.15 किया गया है। ओके, जितना भी मार्किंग था उससे। देन द इंटरनल बिटवीन दिस टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। तो इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स थे उनको 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, 100 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, और एक स्केल बन गई वहाँ पे। तो स्केल बनाई गई थी, उसी को नाम एक्चुअल में दिया गया था केल्विन का। ओके,
Kelvin is the name of the scientist. Okay. So each division is called as 1 degree Kelvin. Okay. 1 degree Kelvin से उसको नोट किया जाता है हर एक डिवीजन को उसके. देन यहाँ पे देखो दिखाया गया है पूरा स्केल. तो पहला जो है वो फ़ारेनहाइट में दिखाया गया है. सेकेंड है वो हमारा सेल्सियस का है. और थर्ड जो है वो हमारा केल्विन का है. तीनों में भी वाटर कहाँ पे बॉईल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया गया है. और लास्ट में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी दिखाया गया. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो मतलब क्या, ज़ीरो केल्विन. तो वो ज़ीरो केल्विन के टाइम पे बाकी इसका टेम्परेचर कितना आता है वो दिखाया गया. तो वही चीज़ है. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे इसका डेफिनेशन. ठीक है. तो इतना याद रखो कि जो ज़ीरो केल्विन रहता है, 0 डिग्री केल्विन, उसी को एक्चुअल में एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोला जाता है. तो उसके हिसाब से फिर बाकी जो स्केल्स हैं उनका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का वैल्यू अलग रहेगा. ओके. एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस थेरोटिकली बिकम ज़ीरो. जब प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का वो थेरोटिकली पूरा ज़ीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोला जाता है. और मोस्टली हम क्या कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो केल्विन पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा. थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है. ओके. प्रैक्टिकली ऐसे नहीं अचीव करना बहुत मुश्किल है ज़ीरो केल्विन का. ओके. तो ये टेम्परेचर पे एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम है गैस का वो पूरा ज़ीरो हो जाता है. सो एब्सोल्यूट ज़ीरो इज डिनोटेड एज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस. उसको -273 डिग्री सेल्सियस से भी डिनोट किया जाता है, या फिर ज़ीरो केल्विन बोला जाता है, या फिर ज़ीरो एब्सोल्यूट. ओके. इसका एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर है ना, इसलिए डिग्री एब्सोल्यूट भी बोला जाता है. तो ये चीज़ रहती है. ओके. तो ये समझ लो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखो कितना कितना आ रहा है, ज़ीरो केल्विन. ओके. और सेल्सियस में आ रहा है -273 डिग्री सेल्सियस. और फ़ारेनहाइट में बन रहा है -459 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके. ये चीज़ हो रही है. मतलब ये कितना बन रहा है, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट. डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ इन तीनों का भी अभी क्या करेंगे हम, डिफरेंस मतलब तीनों के बीच का एक रिलेशन है. ओके. वो रिलेशन देखेंगे कैलकुलेटेड फॉर्म. तो देखो ये हमारा लास्ट स्लाइड है. सो रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. मतलब तीनों जो स्केल देखे हमने, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हमने देखा. तो ये टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स देखे थे. तो ये तीनों स्केल्स में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन का जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है वो हम देखेंगे. तो क्या है देखो, पहला TC -0. ओके. तो जो हमने हमारा जो है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है कि हमारा जो 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 टेम्परेचर है वो यहाँ पे हम रखेंगे. ओके. ये टेम्परेचर रहेगा. देन माइनस क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट. उसका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो हमने मैग्नीट्यूड रखा था वो इधर आएगा. बॉइलिंग नहीं, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो ये था वो, ओके ना. तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो मैं इसको FP से डिनोट करता हूँ. देन डिवाइड में क्या होगा, उसके कितने डिविजन्स में ये डिवाइड किया गया. ओके. वो डिविजन्स यहाँ पे आएंगे. ओके. डिविजन्स. तो यहाँ पे DI भी लिखता हूँ मैं. तो यही चीज़ यहाँ पे याद रखो. ठीक है. T - FP अपॉन डिवीज़न. तो यही चीज़ करनी है. तो T देखो, T से क्या करेंगे, पहला हम सेल्सियस के निकालेंगे. तो निकालेंगे TC माइनस, फिर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका वाटर का, सेल्सियस में 0 है. एंड डिवाइड बाय हमने कितने डिविजन्स में उसको डिवाइड किया था, उसको 100 डिविजन्स में किया था, तो 100 लिखो. ठीक है. इक्वल टू, फिर नेक्स्ट क्या है देखो, इसका कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका पहले TF है. फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना बना था, 32 डिग्री लिखा था फ़ारेनहाइट. तो -32 लिखा. डिवाइड में कितने डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स में उसको डिवाइड किया था हमने, तो
फ़ारेनहाइट स्केल में हमने देखा था कि वो डिविजन्स टोटल 180 डिविजन्स में उसको डिवाइड किया गया था, तो इसलिए हमने क्या लिखा है TF माइनस 32 डिवाइड बाय 180, ये एक्चुअल में बना। ओके, देन ये हो गया। देन अभी केल्विन का है, केल्विन के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, टी के यूज़ करेंगे। और अभी इसका ये देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना बन रहा था, 273.15 बनता है, लेकिन हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन में ज़्यादा ये नहीं हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सिर्फ 273 लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे -273 लिखेंगे, ठीक है, टी के -273। वहाँ पे भी हमने 100 इक्वल डिविजन्स में ही उसको डिवाइड किया था, इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड बाय 100 लिखेंगे, तो टी के -273 डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, एंड देखो यहाँ पे मीनिंग ये ऐसा इनका रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, वेयर TC is the temperature of body in degree Celsius, TF is the temperature of body in degree Fahrenheit, and TK is the temperature of body in degree Kelvin. Okay, so I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.